हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है राहुल और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है क्राइम स्टोरी चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको जिस घटना की कहानी सुनाने जा रहा हूं, आप यकीन मानिए, आप जब इस रूह कपा देने वाली कहानी को सुनोगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। और दोस्तों, इस घटना पर फैसला सुनाते समय जज ने एक ऐसी बात लिखी थी जो वाकई में बहुत बड़ी दुखदायक थी। कहानी की शुरुआत होती है दिल्ली से। 14 मई 2013 की शाम लगभग 3:40 पर हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से एक ट्रेन दिल्ली से मुंबई के लिए रवाना होती है, जिसमें काफ़ी सारे मुसाफिर सफ़र कर रहे थे। और इन मुसाफिरों में प्रीति राठी भी सफ़र कर रही थी, जो दिल्ली के नरेला इलाके में रहती थी। प्रीति राठी दिखने में बेहद खूबसूरत थी। प्रीति राठी का सभी के साथ व्यवहार भी बहुत अच्छा था और प्रीति पढ़ाई में भी बहुत होशियार थी। प्रीति राठी की जॉब नौसेना में बतौर नर्स के तौर पर लग गई थी और प्रीति राठी दिल्ली से मुंबई इसी नौकरी की ज्वाइनिंग के लिए जा रही थी। उस रात ट्रेन में प्रीति के साथ प्रीति के पापा और मौसी भी मौजूद थी और ये तीनों इस बात से अनजान थे कि इस ट्रेन में इसी डिब्बे में एक और शख्स था जो अपना चेहरा कपड़े से छुपाए हुए था और वो इनकी सीट से कुछ ही दूरी पर बैठा था और जिसकी निगाहें सिर्फ इन तीनों पर ही थी। उसने अपना चेहरा इसलिए छुपा रखा था कहीं उसे वो पहचान ना ले और वो पकड़ा ना जाए। रात को प्रीति 2 से 3 बार बाथरूम जाती है और वो शख्स प्रीति को बार बार देखे जा रहा था। क्योंकि उस रात ट्रेन में भीड़ बहुत ज़्यादा थी तो उस शख्स की हिम्मत नहीं होती है कुछ करने की। पूरी रात ट्रेन चलने के बाद सुबह तकरीबन 8 बजे ट्रेन मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाती है। प्रीति बहुत ही ज़्यादा खुश होती है क्योंकि वो मुंबई में अपनी नौसेना की जॉब की ज्वाइनिंग के लिए जा रही थी। लेकिन प्रीति को कहाँ पता था कि थोड़ी देर में उसके साथ क्या होने वाला है। ट्रेन बांद्रा रेलवे स्टेशन पर रुकती है। सभी लोग अपना सामान लेकर उतर रहे थे। प्रीति के पापा और मौसी भी अपना अपना सामान उठाकर नीचे उतरने की तैयारी करने लगे। थोड़ी ही देर बाद में प्रीति के पापा और मौसी रेलवे स्टेशन पर उतर जाते हैं। अब प्लेटफॉर्म पर प्रीति अपने पापा और मौसी से कुछ कदम पीछे चल रही थी। अब प्रीति रेलवे स्टेशन से कुछ आगे बढ़ रही थी क्योंकि उसे लगता है वो अपने पापा और मौसी से पीछे रह गई है। तो अब प्रीति अपनी स्पीड को थोड़ा तेज करती है। प्रीति अपने पापा और मौसी के पास पहुंचने वाली ही थी, तभी अचानक से प्रीति के कंधे पर कोई हाथ रखता है। तो प्रीति अचानक से पीछे मुड़कर देखती है तो पीछे एक लड़का था जिसका चेहरा कपड़े से ढका हुआ था। उसके हाथ में एक च्यवनप्राश का बड़ा डिब्बा था। प्रीति कुछ समझ पाती इससे पहले तुरंत वो लड़का उस डिब्बे में भरी पानी जैसी चीज को प्रीति के ऊपर फेंक देता है, जिसकी वजह से वो चीज़ प्रीति के चेहरे, गर्दन और उसके जिस्म पर फैल जाती है और उसके कुछ छींटे पास में चल रहे पैसेंजर और सामने उसके पापा और मौसी पर भी गिर जाते हैं। और कुछ ही सेकंड बाद प्रीति को इतनी जलन महसूस होती है कि वो चीख पड़ती है। उसकी आंखें भी पूरी तरह जलने लगती हैं और जिन लोगों पर वो छींटे पड़े थे उनको भी जलन महसूस होने लगती है। तब तक वो लड़का वहाँ से भाग जाता है। वहाँ खड़े कुछ लोग उसको पकड़ने की कोशिश भी करते हैं पर वो सभी को चकमा देकर भाग जाता है और अब प्रीति को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है। जैसे ही डॉक्टर प्रीति को देखते हैं वो समझ जाते हैं कि प्रीति की हालत बहुत ज़्यादा नाजुक है। तब तक ये खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल जाती है और जब इलाज शुरू किया जाता है तो पता चलता है कि उस लड़के ने जो चीज़ फेंकी थी वो तेजाब था। और इस इलाज के दौरान ये भी पता चलता है कि प्रीति की दोनों आंखें इस तेजाब के कारण पूरी खत्म हो चुकी थी। प्रीति का चेहरा और जिस्म इस तरीके से जल गया था कि प्रीति को देखा भी नहीं जा सकता था। उधर पुलिस उस लड़के की तलाश में भी जुट जाती है कि आखिर कौन था वो लड़का। और वहाँ खड़े लोगों के मन में भी ये सवाल बार बार आ रहा था कि आखिर उस लड़के ने इस मासूम बच्ची के साथ ऐसा क्यों किया। इसके बाद हॉस्पिटल में प्रीति से ये पूछा जाता है कि आखिर कौन था वो लड़का। तो प्रीति लड़खड़ाती सी आवाज़ में कहती है कि वो उसे देख नहीं पाई थी। इसके बाद प्रीति की तबीयत और ज़्यादा ख़राब होने लगती है और उसके अंदरूनी अंग भी धीरे धीरे डैमेज हो चुके थे। और इसके बाद प्रीति को अच्छे इलाज के लिए मुंबई के 3 अलग अलग हॉस्पिटलों में ले जाया जाता है और ये खबर पूरे मीडिया में आग की तरह फैल जाती है। और एक दिन जब प्रीति से बिल्कुल भी नहीं बोला जा रहा था तो वो अपने पापा से इशारों में कागज़ और पेन मांगती है और जो आप अभी पेज देख रहे हैं वो प्रीति के हाथ से लिखा हुआ पेज है। और इसके बाद 1 महीने तक प्रीति का इलाज चलता है और आखिरकार 1 जून 2013 को लगभग 1 महीने से तड़प रही प्रीति राठी की मौत हो जाती है। और अब ये खबर पूरे भारत में आग की तरह फैल जाती है। प्रीति के माँ बाप के साथ हजारों लोग प्रीति को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर उतर जाते हैं और अब पुलिस भी पूरे जोर से उस शख्स को ढूंढने में लग जाती है कि आखिर कौन था वो शख्स और क्या कारण था कि उसने प्रीति राठी पर तेजाब फेंका। पुलिस की जांच पड़ताल के बाद
पुलिस अधिकारियों को प्लेटफॉर्म की एक सीसीटीवी फुटेज मिलती है जिसमें एक लड़का भागता हुआ दिखाई देता है। पुलिस उस सीसीटीवी में दिख रहे बंदे की पहचान करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। इसके बाद ट्रेन के टीटी और लोगों से भी पूछताछ की जाती है, लेकिन फिर भी कुछ पता नहीं चलता और पुलिस की जांच को भी कई महीने बीत जाते हैं, लेकिन कुछ पता नहीं चलता और फिर लोगों का भी गुस्सा बढ़ने लगता है। इस केस की जटिलता को देखते हुए इस केस को मुंबई क्राइम ब्रांच को सौंप दिया जाता है और फिर क्राइम ब्रांच की टीम पहुंच जाती है दिल्ली के नरेला में प्रीति के घर और घर की दोबारा से जांच की जाती है, लेकिन पुलिस को कुछ नहीं मिलता। आसपास के लोगों से भी पूछती है, लेकिन पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल पाता। पुलिस जब प्रीति के घर के बाहर खड़ी थी तो उन्हें 23 साल का अंकुर पवार नाम का लड़का मिलता है। तो पुलिस उस लड़के से पूछताछ करती है तो वो लड़का अपनी जुबान से लड़खड़ा रहा था और अपने बयानों से भी मुकर रहा था। तो पुलिस को उस लड़के के ऊपर शक होता है। फिर उसके बाद प्रीति की एक सहेली खबर देती है कि प्रीति ने उसे बताया था कि ये अंकुर पवार उसे धमकी दे रहा था। तभी पुलिस का शक भी और मजबूत हो जाता है। पुलिस जैसे ही अंकुर पवार की कॉल डिटेल निकालती है तो पता चलता है कि अंकुर पवार उस दिन मुंबई में था और ये पता चलते ही पुलिस तुरंत अंकुर पवार को गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन दोस्तों, इससे पहले भी एक लड़के को गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन जब पुलिस पूरी तरीके से जांच करती है तो पता चलता है कि ये शख्स उस दिन मुंबई में नहीं था, तो उसको छोड़ दिया जाता है। लेकिन अब पुलिस अंकुर पवार को गिरफ्तार कर चुकी थी और अब उससे पूछताछ की जाती है, लेकिन अंकुर कुछ भी नहीं बताता। लेकिन पुलिस जब अपने तरीके से पूछती है तो अंकुर पवार सब कुछ बता देता है कि आखिर उसने प्रीति के ऊपर तेजाब क्यों फेंका। और दोस्तों, आपको जानकर ये बड़ी हैरानी होगी कि आप सामने अभी जिस लड़के को हंसता हुआ देख रहे हैं वो अंकुर पवार ही है, जो प्रीति पर तेजाब इसीलिए फेंकता है क्योंकि प्रीति ने अंकुर से शादी करने के लिए मना कर दिया था, लेकिन अंकुर उससे ही शादी करना चाहता था। और दोस्तों, इसके साथ एक और कारण भी माना जाता है। दरअसल प्रीति पढ़ाई में बहुत होशियार थी, जिस कारण वो नौकरी भी लग गई थी, लेकिन अंकुर पवार प्रीति की तरक्की को देखकर जल उठा था और इस जलन के चलते ही वो ऐसा करता है। तो दोस्तों, कहानी कुछ इस तरह से थी। जिस वक्त प्रीति दिल्ली से मुंबई के लिए रवाना होती है तो उसी ट्रेन में अंकुर पवार भी चढ़ जाता है और वो अपने साथ चमनप्राश के डिब्बे में तेजाब डालकर अपने पास रख लेता है। वो ट्रेन में कई बार प्रीति पर तेजाब फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन उस बोगी में भीड़ होने के कारण वो ऐसा नहीं कर पाता और जिस कारण वो मौके की तलाश में प्रीति के साथ मुंबई तक चला जाता है और वहाँ वो मासूम प्रीति पर तेजाब फेंक देता है। और इसके बाद दोस्तों, हाई कोर्ट में केस चलता है और ये हिंदुस्तान का पहला केस था जिसमें तेजाब फेंकने पर फांसी की सजा सुनाई जाती है। लेकिन बाद में दोस्तों, इस फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया जाता है। और दोस्तों, इस केस की सुनवाई कर रहे जज लिखते हैं, वह बच्ची 30 दिन तक इसीलिए जिंदा रहती है क्योंकि उसने अपना चेहरा शीशे में नहीं देखा था, और अगर वो अपना चेहरा शीशे में देख लेती तो शायद वो पहले ही दिन मर जाती। और आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस हद तक प्रीति का चेहरा और जिस्म खत्म हो चुका था। तो ये थी पूरी कहानी प्रीति राठी की। मुझे उम्मीद है आपको मेरी जानकारी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं दोस्तों जल्द ही किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।